बच्चों अभी हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कूलाम के नियम और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, दोनों हमने देख लिया था। कूलाम का नियम देख लिया, उसका सदिश निरूपण देख लिया। जब दोनों नियमों को देख रहे थे तो आप दो बलों की बात कर रहे थे, दो स्थिर आवेशों की बात कर रहे थे। जब हमारे पास दो बल थे तो यहाँ पे हमने दो स्थिरों की बात की थी, दो स्थिर आवेशों की बात की थी, उनके मध्य लगने वाले बलों का निरूपण देखा था। लेकिन यदि बल दो से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? बल आपका दो से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? उसको हम कहते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। तो आज हम चर्चा करते हैं बहुल आवेशों के बीच का बल। देखिए यहाँ पे मैंने एक आवेश ले रखा है Q1, एक आवेश लिया हुआ है Q1 और यहाँ पे और भी आवेश है मेरे पास Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे ही n आवेश हैं। तो यहाँ समझने का प्रयास करो कि यदि मैं बात इसकी करूँ Q1 और Q2 की, तो आप कहोगे कूलाम का नियम लग सकता है, ये सारे स्थिर आवेश हैं, बिंदुवत आवेश हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कूलाम का नियम अप्लाई हो सकता है क्योंकि दो आवेश हैं, इनकी जो दूरियां हैं, क्या है, दूरी कैसी है, इनकी साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के बिंदु आवेश है, तो यहाँ हम बल की बात कर सकते हैं। ऐसे ही Q1 और मैं Q3 की बात करूँ, Q1 और Q3 की बात करूँ, तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ Q3 के कारण Q1 पे बल लग रहा होगा, Q3 के कारण Q1 पर बल लग रहा है। ऐसे 4 पे भी लगेगा, 5 पे भी लगेगा और क्या होगा, 6 पे भी लगेगा, n बलों के द्वारा लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे Q1 पे बहुत सारे बल लग गए अपने पास, लग गए, कितने बल लग गए? यहाँ पे मैंने n लिख रखा है, तो n बल लग गए। कितने बल लग गए अपने पास? n बल लग गए। और n बल लगने के कारण क्या होगा? जब n बल लग रहे हैं तो Q1 पे Q2 के कारण बल लगा, Q3 के कारण बल लगा, Q4 के कारण बल लगा, Q5 के कारण भी बल लगा, ऐसे Qn के कारण बल लगा, यानी बहुत सारा बल लग गया। बल क्या हुआ? बहुत सारा बल लगा। तो इसका परिणामी बल निकालें। हम क्या करें? इसका परिणामी बल निकालें, रिजल्टेंट वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि परिणामी बल होता क्या है। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि परिणामी बल होता क्या है। तो एक बार अपन परिणामी बल देख लें कि परिणामी बल क्या होता है। देखिए, सपोज करो मेरे पास ये आवेश है या फिर कोई भी पदार्थ है, आवेश या कोई भी पदार्थ है, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है इसको 5 न्यूटन बल से। एक व्यक्ति इस आवेश को या फिर पदार्थ को, एक पदार्थ मान लेते हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? 5 न्यूटन बल से खींच रहा है, किधर? उस साइड। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा भी 5 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है। अब सोचो क्या होगा? ये कण किधर जाएगा? अगर मेरे को कोई इधर से खींचे और इधर से खींचे, बराबर ताकत लगा के खींचे, तो मैं किधर जाऊंगा? मैं तो किधर ही नहीं जाऊंगा ना भाई। 5 न्यूटन इधर से लगा दिया, 5 न्यूटन इधर से लगा दिया। अगर मैं इसका रिजल्टेंट वैल्यू चाहूँ, परिणामी बल चाहूँ, तो ये कहोगे सर 5 तो इधर से लग गया, ठीक है, और उधर से क्या हो गया? माइनस का 5 हो गया। तो बल कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। बल कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो ये परिणामी बल हो गया। ये क्या हो गया? परिणामी बल हो गया। अब देखिए मैंने दिशा का ध्यान रखा, एक को प्लस लिया और एक को क्या किया? माइनस लिया। जब हम दिशा का ध्यान रखते हैं तो उसको कैसा योग कहते हैं? बताइए कैसा योग कहते हैं उसे हम कहते हैं सदिश योग। कैसा कहते हैं? सदिश योग। यानी सदिश के हिसाब से जोड़ना चाहिए कि जो बल लग रहा है, बल सदिश राशि होती है, पढ़ा हुआ है आपका। तो जो बल लग रहा है, जब आप परिणामी बल चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? वेक्टर एडिशन यूज करना होता है, सदिश योग यूज करना होता है। सदिश के बारे में बच्चों आप कक्षा 11 में भली भांति पढ़ के आए हो, अच्छी तरह पढ़ के आए हो। कक्षा 11 में सदिश के बारे में, कुछ योगों के बारे में बता दूं। एक आपने वहाँ पढ़ा था सदिश का त्रिभुज योग नियम, एक अपन ने वहाँ पढ़ा था सदिश का त्रिभुज योग नियम, पढ़ा था क्या? याद आया किसी को? त्रिभुज योग नियम। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया था? है यहाँ पे हमने क्या किया था? एक त्रिभुज लिया था। कुछ इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि ABC क्या है? त्रिभुज है और इसकी ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन क्या कह रहा है? A से B की ओर, और ये डायरेक्शन क्या हो गया? B से C की ओर। ये उल्टा डायरेक्शन A से C की ओर। तो त्रिभुज सदिश योग नियम कहता है कि AB वेक्टर है ना प्लस BC वेक्टर किसके बराबर होता है?
AC वेक्टर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? AC वेक्टर के बराबर होता है। अगर AC को इधर लेके आ जाते हो, जब मैं AC को इधर लाता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और प्लस CA वेक्टर क्या हो जाएगा? AC इधर आया, माइनस कैसी हुआ है ना, और माइनस कैसे हो गया? तो जब माइनस हटाया तो मैंने क्या किया, इसको प्लस करने के लिए दिशा बदल दी। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। यानी A से B आए, B से C गए और C से वापस क्या हुआ? A आ गए, वापस हम क्या हुए? उसी बिंदु पे आ गए। तो ये त्रिभुज का सदिश योग नियम है। एक परिभाषा और थी वहां पे 11th में ही, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम था आपके पास, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम याद है कुछ? समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम देखिए, इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। मैं हल्का सा बता देता हूं आपको कि अगर अपने पास A वेक्टर और B वेक्टर क्या है? समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं। A वेक्टर और B वेक्टर समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं, तब इनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है? C वेक्टर आता है, जो किसका क्या होता है? विकर्ण आता है। ये क्या होता है? विकर्ण आता है। इसी वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम तो बात कहाँ पे थे? हम बात ये कर रहे थे कि एक आवेश है, उस पर और भी आवेश आके अपना बल लगा रहे हैं, तो उसका परिणामी बल कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपने देखा, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? सदिश योग करना होता है। क्या करना होता है? सदिश योग। तो यहाँ पे ही एक नियम आया, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी चीज को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा गया कि यदि एक आवेश पर बहुत सारे आवेश यानी n आवेश बल लगा रहे हैं, तो जो आवेश था आपका, मूल आवेश था, उस पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल या तुल्य बल क्या होगा? अलग अलग जो आवेश है ना, Q1 पे, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, तो अलग अलग जो बल लग रहे हैं उन सबके सदिश योग के तुल्य होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बच्चों, परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, या फिर 2 से अधिक आवेशों पे बलों की गणना कैसे करेंगे, व्युत्पन्न कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत अगर लिखना हो तो क्या होगा? आप लिखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, मैं दोबारा बता दूं, कूलाम का नियम क्या था? स्थिर बिंदु आवेश पे था। तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप स्थिर लिखना भूल जाते हैं तो मार्क्स कटेंगे। बिंदुवत या बिंदु आवेश लिखना भूलते हैं तब भी क्या होगा? मार्क्स कटेगा। कई बच्चे जल्दबाजी में सिर्फ ये लिख के आ जाते हैं कि किसी आवेश पर, ये गलत है। बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहे हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये देखिए यहाँ पे शब्द वापस, सदिश योग के बराबर होता है। सिर्फ योग के नहीं, सदिश योग के यानी दिशाओं का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। आगे एक लाइन और जोड़ना कि किसी एक आवेश पर लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ये लाइन जरूर जोड़ के आना ताकि आपके नंबर अच्छे मिले। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या कर रहे हैं, Q1 पे Q2 के कारण बल लग रहा था, लेकिन Q3 भी तो था वहाँ पे, वो अपना प्रभाव उस पर नहीं दिखाता, उसके कारण बल प्रभावित नहीं होता। हर जगह आप कूलाम के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक बार 3 आवेश लेते हैं और उसके बाद उससे हम n आवेशों की गणना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हम सबसे पहले 3 आवेशों के बारे में गणना करते हैं, उससे हम n आवेशों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 आवेश हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 आवेश हैं। एक तो Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है और तीसरा मेरे पास Q3 आवेश है। मैं किस पे परिणामी बल ज्ञात करूंगा? Q1 पे। मैं परिणामी बल यहाँ पे ज्ञात करने की कोशिश करूंगा कि Q1 पे परिणामी बल क्या होगा। तो ये जो अपना Q1 आवेश है, इसका स्थिति सदिश बिंदु O के सापेक्ष कितना है? R1। ऐसे Q2 का मैंने मान लिया R2 और Q3 का ले लिया मैंने R3, ठीक है। ये सबके आगे। अब देखिए, आपने जस्ट इससे पहले वाले क्लास में या वीडियो में देखा था, क्या देखा था हमने? कूलाम नियम को सदिश निरूपण देखा था। उसका क्या देखा था? सदिश निरूपण सूत्र याद होगा आपको, याद है? उम्मीद करता हूं सबको सूत्र याद होगा कि F बराबर तो आया था अपने पास K
Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, और दूसरा वेक्टर में जब मैंने इसको लिखा था तो वेक्टर में लिखने पर ये आया था अपने पास के Q1 Q2 बटे में मोड ऑफ आर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आर केप क्या कर रही थी, उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही थी। आर केप क्या कर रही थी, उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही थी। चलिए आइए Q1 पे आते हैं। हम Q1 पे देखें सबसे पहले Q2 के कारण लगने वाला बल। Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल, तो देखिए ये रहा अपने पास Q1 और Q2 के कारण लगने वाला बल, ये हो जाएगा F12। क्या हो जाएगा अपने पास F12, लिखना आता होगा F12, ठीक है। ये बल हो गया, इसकी दिशा क्या होगी, Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल अनुदिश जाएगी। तो ये Q1 पे Q2 के कारण लग रहा है, Q1 पर Q2 के कारण बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है Q3 भी है, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो एक बल तो ये आ गया अपने पास F12 जो कि Q1 पे लग रहा है। दूसरा बल देखें तो यहाँ पे ये वाला तो देख लिया आपने कि Q2 के कारण हमने क्या किया, Q1 पे बल लगा दिया। दूसरा बल और क्या लग रहा है, Q1 पे बल लग रहा है किसके कारण, ये देखिए किसके कारण, Q3 के कारण। किसके कारण लग रहा है, Q3 के कारण, और ये इसी के अनुदिश जाएगा। ये जो है ना अपने पास इसी के अनुदिश आएगा, और इसका क्या नाम दूंगा मैं, F13 दूंगा। इसका नाम क्या दूंगा, F13। तो इस प्रकार क्या देखा आपने, यहाँ पे दो बल कार्यरत हो गए Q1 पे। कौन कौन सा, एक तो F12 हो गया और एक क्या हो गया, F13 हो गया। ठीक है, F12 और F13 हो गया। अब इसका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा नियम लगाऊंगा, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम लगाऊंगा, और ये क्या होगा, इसके विकर्ण के बराबर आएगा, F1 होगा। तो ये F1 होगा, ये इनका क्या हो गया, परिणामी बल हो गया। F1 क्या हो गया, कुल बल हो गया, परिणामी बल हो गया, तुल्य बल हो गया। तो F1 किसके बराबर आएगा, अगर मैं यहां देखूं तो F1 मेरा किसके बराबर आएगा, बताइए F1 किसके बराबर आ जाएगा। वहां पे कौन कौन से बल हैं अपने पास, एक तो F12 है और दूसरा क्या है, बताइए, दूसरा अपने पास F13 है। तो इसके बराबर आएगा। तो इनके मान भी निकाल लेते हैं, एक एक के मान निकाल लेते हैं। समझ गए होंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आवेश Q1 है, इस आवेश Q1 पे दो बलों के कारण लगने वाला बल पता कर रहे हैं। Q2 के कारण लगने वाला बल F12 हो जाएगा, और Q3 के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F13 हो जाएगा। तो Q1 आवेश पे दो बल लग गए, एक तो F12 लग गया और एक क्या हो गया, F13 लग गया। तो इनका हम क्या करेंगे, परिणामी बल निकाल लेंगे, और इनका परिणामी बल जो F1 होगा वो किसके बराबर होगा, F12 और F13 के सदिश योग के बराबर होगा। यहाँ वेक्टर लगाना चाहिए, है ना, हमें क्या करना चाहिए, सभी पे वेक्टर लगाना चाहिए, क्योंकि सदिश के बराबर होता है, सदिश योग है ना, सदिश का ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, पूरा एग्जाम में कैसे करें उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही चीज कहा है जो मैंने समझाया आपको, कि आवेश Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल कितना होगा, F12, जबकि अन्य आवेश जो है ना उपस्थित है, Q3 क्या है वहां पे उपस्थित है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं F12 की वैल्यू। क्या होगी F12 की वैल्यू, कूलाम का सूत्र याद है ना आपको, इस सूत्र से K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या K Q1 Q2 बटे आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और आर केप, तो इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दूरी जो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, R12 देख रहे हो, तो ये चीज़ वहाँ पे रख देते हैं। तो कूलाम के नियम से ये आ जाएगा आपके पास F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, याद होगा जो K था वो किसके बराबर था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर था। तो ये लिख दिया अपन ने। Q1 और Q2 दो आवेश थे, और उनके मध्य की जो दूरी ले रहे हो या फिर वेक्टर में ले रहे हो वो क्या है, R12। ऐसे ही मैंने क्या किया, दूसरा जो आवेश है ना Q3, Q1 पर Q3 के कारण आवेश Q1 पर आवेश Q3 के कारण लगने वाला बल, वही सूत्र लगा दो, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, है ना, और आर केप। यहाँ पे K की जगह आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हल कर लेंगे चाहे उसे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहला आवेश तो Q1 है ना, और दूसरा आवेश क्या है, Q3 है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी
R13 से दिखाएंगे, तो ये अपन ने लिख दिया R13 का होल स्क्वायर मापांक का, और इधर R कैप 13। तो अपने पास जो आवेश Q1 है उस पर ये दो बल प्राप्त हो गए, F12 और F13। परिणामी बल निकालने के लिए हमने क्या किया, परिणामी बल के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे परिणामी बल आ गया मेरे पास F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, इनका सदिश योग करेंगे, इनका सदिश योग करेंगे। यहाँ पे हमने ये मान रख दिए, F12 का मान था ही आपके पास, और ये किसका था, F13 का था। तो ये अपने पास 3 आवेश का हो गया। अगर और इसको सरल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी कॉमन आता है वो कॉमन लिया जा सकता है। एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है कॉमन, Q1 आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। तो ये कॉमन लेके और बची हुई चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से Q1 गया, क्या बच गया, Q2 बच गया, और इसके पास क्या बच गया, R12 का वेक्टर का मापांक का स्क्वायर, और यहाँ अपने पास आ गया R12 वेक्टर कैप। उसके पास क्या बचा, तो यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ तो बचा कितना, Q3, और ये हो गया अपने पास R13 के वेक्टर है ना, होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपके पास R कैप 13। तो ये अपने पास 3 आवेशों की बात हुई है। हमने कितने आवेशों की चर्चा की है, 3 की। जब 3 आवेश की चर्चा कर रहे हो तो देखिए क्या हो रहा है, Q1 बाहर है, अंदर Q2 Q3, और ऐसे 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह चलेगा। यदि हम क्या करें, n आवेश ले लें, अब हम क्या करें, n आवेश ले लें तो क्या होगा, बस सिमिलरली इसके हिसाब से लिख देंगे हम। यदि हमारे पास n आवेश हैं तब क्या होगा, तो देखिए चित्र इस तरह बन जाएगा, आपके बुक में भी है चित्र, वहाँ भी देख सकते हैं, और अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चित्र बना लेते हो, कंसेप्ट आपके समझ में आ जाता है, तो लिखना भी आना चाहिए, वो चीज़ आपको लिखनी भी आनी चाहिए। तो यहाँ चित्र बना हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि व्यापक रूप में हमने क्या किया, n आवेश ले लिया है ना, व्यापक रूप में यदि n आवेश हैं। फिर क्या है, आप किस पे चर्चा कर रहे हो, परिणामी बल किस पे निकालना चाहते हो, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हम परिणामी बल किस पे निकाल रहे हैं, Q1 पे निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं, Q1 पे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट आवेश हो जाएगा, वो अपना क्या होगा, अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब है जैसा चाहा गया है, अभिष्ट का मतलब क्या है, जैसा चाहा गया है। तो अभिष्ट आवेश क्या हो गया, Q1। ठीक है, ये लिख दिया। तो Q1 पे अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश क्या हो गए, Q1 को छोड़ दो, उसके बाद और जो आवेश हैं, Q1 को छोड़ने के बाद और आवेश देखिए, ये रहा Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q कहाँ तक, N तक, कहाँ तक, N तक। ये अन्य आवेश, इनके कारण जो बल लग रहे हैं वो क्या है ना, अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल कौन कौन से, Q2 Q3 ऐसे Qn के कारण है ना। सदिश योग के क्या होगा, तुल्य होगा। ये चीज़ लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, और इसको अपने हिसाब से जितना भी लिखना चाहो लिखिए, जितना अच्छा लिखेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जब अपने को ये पता चल गया कि अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि सदिश योग के तुल्य होगा, तो सिंपली अपन ये चीज़ लिख सकते हैं कि Q1 पे जो तुल्य बल है वो क्या हो जाएगा, Q1 पर तुल्य बल क्या होगा, F1 वेक्टर बराबर F12 का मतलब Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल, ओके। फिर F13 का मतलब Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल, प्लस F14 Q1 आवेश पर Q4 आवेश के कारण लगने वाला बल, ऐसे चलते जाएंगे, और अंत में ले लेंगे F1n का मतलब है आवेश Qn के कारण, जो अपने पास आवेश है ना, यहाँ पे ये Q1 है, और एक अपने क्या ले रखा है, इसमें बहुत सारे आवेश ले रखे हैं। तो सपोज करो अपन ने एक n आवेश ले रखा है कि यहाँ पे अपने पास क्या है, ये Qn आवेश है, और इसके कारण इस पे लगने वाला बल क्या होगा, F1n होगा। तो ये लिखना भी आना चाहिए, सही लिखेंगे, ओके। तो ये अपन ने क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत से इस चीज़ को लिख दिया। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सबके मान रखते जाओ। हमें क्या करना है, सबके मान रखते जाओ, जैसा कि आपने पहले निकाला था। F12 का मान ये निकला था भाई, F12 का मान ये तो निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, क्योंकि 1 और 2 के मध्य हुआ है, तो Q1 और Q2 बट्टे में ये आ जाएगा R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी मापांक का स्क्वायर। फिर आ जाएगा आपके पास इसका एकांक सदिश, इकाई सदिश, ठीक है। ऐसे ही ये 13 है तो आवेश 13 हो जाएगा,
और 1n है तो आवेश भी क्या होगा, 1n का गुणनफल आएगा Q1 और Qn। तो हमने क्या किया, F12 का मान रख दिया, F13 का रख दिया, ऐसे ही क्या किया, लास्ट में हमने Fn का मान रख दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पिछला वाला ही चीज़ यहाँ पे लाएं, बस हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा जो लिया है, ये अपन ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ये लिया है। बीच में एज सून लिखा हुआ है, डॉट डॉट का मतलब क्या है, बीच में ये सारी राशियाँ आती जाएगी। जब आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या करें, कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सबके अंदर ये कॉमन आ रहा है, ये देखिए सब में आ रहा है कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो सब में कॉमन आ रहा है, तो ये हमने क्या किया, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया। अब देखिए इसके अंदर सब में आपके पास Q1 भी कॉमन आ रहा है, इसके पास भी Q1 है, उसके पास भी क्या है, Q1 है, तो सबके अंदर क्या हो रहा है, Q1 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने सब में से Q1 को भी क्या किया, कॉमन ले लिया, सब में से हमने क्या किया, Q1 कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे Q2 बचा, इसके पास Q3 बच गया, और अगले के पास लास्ट में क्या बचा, Qn। नीचे वाला ये मैटर पूरा ही बचेगा, R12 का होल स्क्वायर, और इसी का कैप में R12 कैप, ऐसे अगले में क्या होगा, मापांक में R13 का होल स्क्वायर और R कैप 13, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसको क्या करना है, एक शॉर्ट में लिखना है, गणितीय भाषा में लिखना है, और गणितीय भाषा में लिखने के लिए ये अंदर क्या लग रहे हैं, योग हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, आपके योग हो रहे हैं। और जब ये योग हो रहे हैं तो योग को समीशन से दिखा सकते हैं, सिग्मा, ग्रीक भाषा का शब्द है सिग्मा, सिग्मा से दिखा सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, F1 वेक्टर बराबर आ गया Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसमें क्या करें, एक साथ लिखने के लिए हमने क्या किया, देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, तो इसको हमने क्या किया, I लिख दिया। क्या लिख दिया, I, तो ये आ गया QI। ठीक है, नीचे भी देखो 1 1 1 तो सब में कॉमन है ना, 1 1 1 तो क्या है, सब में कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है उसके बारे में सोचो कि जो अपने पास कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है, बताओ क्या कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं है उसके लिए हमने क्या किया, I ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1I, ये देखिए 12, फिर 13, 14, 15, 16, तो हम क्या करेंगे, I लिख देंगे और I का मान देंगे। तो इस तरह हमने ये लिख दिया, ये अपने पास इस तरह आ गया कि F1 वेक्टर बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I बराबर 2 से लेके n तक, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे I का मान किससे लेना है, 2 से लेके n तक। और यहाँ पे ये लिखा हुआ ये सेम R1I वेक्टर में R1I का होल स्क्वायर, ऊपर QI, और साइड में जो कैप लेंगे जिसका मापांक निकाल रहे हो ना, उसी का क्या करना है, एकांक सदिश लिखना है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसके लिए, Q1 आवेश के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए बना अपने पास, Q1 आवेश के लिए। तो ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, याद भी करना है, वहाँ पे डेरिवेशन देख के भी बताना है। तो मैं ये वापस बोल रहा हूँ कि ये किस पे है, Q1 के लिए है। ये किसके लिए है, Q1 के लिए है। अगर आपसे पूछे कि Q2 के लिए क्या होगा, Q2 के लिए क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे Q2 के लिए। जैसे अपने को Q2 के लिए बताना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको Q2 के लिए पूछा जा रहा है कि Q2 के लिए बताइए, यहाँ तो 2 आ जाएगा, बाहर की तरफ क्या होगा, 2 आ जाएगा, और अंदर क्या होंगे, ये 1 होगा, फिर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। इस तरह आप Q2 के लिए भी बना सकते हैं, Q3 के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब डेरिवेशन आ रहा है तो हमें किसके लिए बनाना है, Q1 के लिए बनाना है। ठीक है, हमें किसके लिए बनाना है, Q1 के लिए बनाना है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक से अधिक आवेश के लिए आपके पास आंकिक प्रश्न भी आएंगे, तो उसको भी हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बीच बीच में हमने बात की थी सदिशों के संयोजन की सामान्य विधि। सदिश योग कर रहे थे, संयोजन यानी योग करना, संयोजन यानी योग करना। तो कैसे योग करते हैं, जब मैंने इस लेक्चर को शुरू किया वहाँ पे ही आपको बताया था समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम। तो यहाँ पे और भी अगर आवेश आ रहे हैं, बहुत सारे आवेश आ रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज योग नियम की सहायता से हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 11 में आपने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। हल्का सा और बता दूं कि अपने पास ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, इसकी जो 2 आसन भुजाएं हैं, AB है ना, AB भुजा में A वेक्टर है, और जो दूसरी आसन भुजा है वो क्या है, B वेक्टर है। आसन भुजा जानते हो ना, दोनों भुजाएं का उद्गम स्थल एक ही हो, एक ही जगह से निकलता हो, ये क्या होता है, आसन भुजाएं होती है। तो इनका जो परिणामी आता है, इनका जो परिणामी सदिश होता है वो क्या होता है, C वेक्टर होता है, किसके, विकर्ण के अनुदिश। किसके, विकर्ण के अनुदिश। यानी कहना चाहूँ
तो मैं यहाँ पे इस चित्र को देख के ये कह सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा। और चित्र के हिसाब से ए बी अगर मैं हटा दूं तो चित्र के हिसाब से भी लिख सकते हो कि ए बी वेक्टर, ठीक है, ये वाला ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, इसकी दिशा किधर है, इधर है ना, बराबर किसके होगा, ए सी वेक्टर का होगा। यही आपका समांतर चतुर्भुज सदिश योग नियम कहलाता है। और इसकी सहायता से हम बहुभुज का भी ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम बहुभुज का भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? कैसे ज्ञात करेंगे बहुभुज का? अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलिए भाई बहुभुज का बता दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूत्र तो यही यूज करना है, लेकिन जल्दी करना चाहते हैं तो देखिए एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा या भूल गए, हल्का सा रिवाइज कर देता हूं उनके लिए। सपोज कीजिए मेरे पास ये बहुभुज है, ये अपने पास क्या है, बहुभुज है। जानते हैं आप त्रिभुज 3 भुजा वाले, चतुर्भुज 4 भुजा, पंचभुज 5 भुजा, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे बहुत सारी भुजाएं आती है, तो उसको हम बहुभुज को बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इनकी दिशा दिखा रहा हूं। देखो ए से बी, ए बी वेक्टर, बी से सी, बी सी, सी से डी, सी डी, डी से ई, डी ई, और ई से एफ, ई एफ, और एक की दिशा बदल देता हूं ए एफ। इसको आप जनरली समझिए कि मैं क्या किया, यहाँ ए से प्रारंभ हुआ, मैंने क्या किया, ए से प्रारंभ हो रहा हूं, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से एफ आया, ई से एफ आया। और एक स्टूडेंट ऐसा है वो डायरेक्ट क्या हुआ, ए से एफ चला गया, पहुंचा तो एक ही जगह ना, तो सदिश यही कहता है, स्थिति तो सेम हुई ना। तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इन सब का जो योग है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, फिर क्या ले लूँ मैं, डी ई वेक्टर, फिर ले लेते हैं अपन ई एफ वेक्टर, ई एफ वेक्टर यानी ए बी वेक्टर, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ वेक्टर, ये सब के सब किसके बराबर होंगे, इसके विपरीत दिशा वाला, एक जो भुजा बच गई ना जो इसके विपरीत चल रहा है उसके बराबर होगा। यानी ये सब क्या होंगे, ए एफ वेक्टर के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, ए एफ वेक्टर के बराबर होंगे। ठीक है, वैसे एक शॉर्ट नियम बता देता हूं आपको। देखो यहाँ बी से बी हटा दूंगा, बी से बी हटाऊंगा तो क्या बचेगा, ए और सी, फिर सी से सी हट गया तो क्या बचा, ए और डी, फिर डी से डी हट गया तो ए और ई बचा। ठीक है, फिर क्या करूँ, ई से ई हटा दूँ तो क्या बच गया, ए और एफ। ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं। तो ये आपका 11वीं कक्षा में था, तो आपको वहाँ ध्यान है, नहीं ध्यान है तो इसका यूज आप कर सकते हैं, कई जगह न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करने के काम आएगा। यहाँ पे क्या काम देगा वो देखिए। ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं कि यदि दो बल की बात कर रहे हैं, यदि दो बल ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के अनुदिश लगे हैं, तब इनका जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। और किसके अनुदिश होगा, विकर्ण के अनुदिश होगा। किसके, विकर्ण के अनुदिश होगा। कुछ रिजल्ट भी निकाल लेते हैं, 11th में निकला हुआ था, हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास दो बल है, एक तो पी बल है और एक क्या है, क्यू बल है। दोनों के मध्य थीटा कोण है, दोनों किसी एंगल पे लगे हुए हैं, किस एंगल पे, थीटा कोण है। तो इनका मुझे परिणामी बल ज्ञात करना है। आर क्या है, परिणामी बल ज्ञात करना है। इसका हमें क्या करना है, आर जो है परिणामी बल पता करना है कि परिणामी बल कितना होगा। तो ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो परिणामी बल का सूत्र होता है वो ये होता है। याद आया, नहीं याद आया, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब याद कर लें कि अगर दो बल लग रहे हैं पी और क्यू, उन दोनों बलों के मध्य अगर थीटा का कोण है तो उसका परिणामी बल निकालना चाहते हैं तो ये सूत्र लग जाएंगे, √p² + q² + 2pq कोस थीटा। कोस की वैल्यू आती है सबको निकालनी, 10वीं में खूब पढ़ा हुआ है आपने, है ना, कोस थीटा। और अगर इसकी दिशा देखना चाहते हैं, भाई ये तो परिणामी आ जाएगा, दिशा देखना चाहते हैं कि ये परिणामी बल, ये जो आर है, इस पी से कितना कोण बना रहा है, ये पी से कितना कोण बना रहा है, यानी अल्फा निकालना चाहते हैं। तो इस अल्फा को ज्ञात करने का सूत्र है tan अल्फा बराबर, ये लिखा हुआ देखिए, tan अल्फा बराबर q sin थीटा बटे में p + q कोस थीटा। क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर q sin थीटा बटे में p + q कोस थीटा। इससे आपका एंगल का पता चल जाएगा कि किस दिशा में जाएगा। परिमाण में तो पता चल ही गया, यहाँ से क्या हुआ, परिमाण पता चल गया, यहाँ से आपको इसके दिशा का मालूम चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
और मैं चाहूँगा कि आप लोग वैसे तो कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे होंगे, तो आप अपने कॉपी और पेन में इस फॉर्मूले को जरूर उतार लें ताकि आपको ये याद रहे और आगे काम भी देगा। ये सूत्र हमें बहुत ज़्यादा काम देगा कि अगर P और Q दो बल लग रहे हैं, उनके मध्य का कोण थीटा है, तो परिणामी बल ज्ञात करना चाहते हैं, केवल उसका परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो R बराबर होता है √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। और इसकी अगर दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले वाले बल से वो अल्फा कोण बनाता है, तो Q sin थीटा बटे में P + Q cos थीटा होगा। अल्फा क्या है? पहले वाले बल से। आप ये कहेंगे नहीं सर हमें तो दूसरे वाले बल से निकालना है, तो दूसरे वाले बल से निकालना चाहते हो तो जब अल्फा निकाल लिया तो आप क्या करेंगे, जब हमने अल्फा निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, थीटा में से अल्फा घटा देंगे, तो थीटा माइनस क्या होगा, अल्फा आ जाएगा। थीटा में से अल्फा घटा दो, थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। इतना खैर डीपली तो जाना नहीं है, कक्षा 11 में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। चलिए उसी पे आधारित हमें यहाँ भी न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, तो इस पे आधारित हम क्या करें, एक या दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण अपने पास, यदि दो समान बल परस्पर 120 डिग्री पे कार्यरत हैं। ध्यान देना यहाँ पे समान बल की बात की हुई है, ठीक है। समान बल का मतलब क्या है, दोनों बलों का मान बराबर है, ठीक है। कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे कार्यरत है, तब हमें परिणामी बल और दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करें, हम मान लें हमारे पास जो दो बल हैं P और Q वो बराबर हैं, कह रहा है प्रश्न में, और हमने थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया, लेमड़ा मान लिया। साथ में आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है, 120 डिग्री का। जब प्रश्न हल करोगे तो वहाँ पे आपको 120 डिग्री यानी कोस में 120 डिग्री के मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोस 120 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1/2, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि R बराबर होता है √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। बस आपको क्या करना है, मान रखना है। मैं R निकाल रहा हूँ, परिणामी बल निकाल रहा हूँ, तो मान रखेंगे। P का मान हो गया अपने पास लेमड़ा यानी λ² हो गया, इसका भी लेमड़ा है तो λ², 2 P का मान लेमड़ा और Q का मान लेमड़ा, और कोस और थीटा की जगह क्या रखूँगा मैं, 120 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? जो जोड़ते हैं उसको जोड़ दें, λ² और λ² को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 λ², ठीक है। इधर 2 ये लेमड़ा और लेमड़ा गुना होगा, λ² और 120 जो कोस है उसका मान कितना है, -1/2। तो मैंने क्या किया, मान रख दिया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है। 2 से 2 हमने क्या किया, काट दिया, 2 से 2 काट दिया। काटने के बाद मेरे पास क्या बचा, ये बचा 2 λ² और ये माइनस का λ²। तो 2 λ² में से λ² घटाऊंगा तो क्या बचेगा बताइए, ये 2 λ² माइनस का λ², तो क्या बचा अपने पास, R का मान आ गया, क्या आ गया, √λ²। तो फाइनली R का मान भी क्या आ रहा है, लेमड़ा आ रहा है। लेमड़ा किसका मान माना था आपने, P का मान माना था, Q का मान माना था अपन ने। तो अपने को यहाँ स्पष्ट नज़र आ रहा है जो परिणामी बल है वो भी क्या है, उन दोनों समान बल के बराबर ही आ रहा है, यानी P, Q और R तीनों बराबर हैं, ठीक है। P, Q, R तीनों क्या हैं, बराबर है। तो ध्यान रखना, अगर 120 डिग्री पे दो बल लगाए गए तो तीसरा बल भी क्या होगा, उसके समान परिमाण का ही आएगा, दोनों बल क्या हो, समान हो तो। क्लियर? अब देखें एंगल क्या होगा, जो तीसरा बल है उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि प्रश्न में हमसे दिशा भी पूछ रखी है, पूछिए ना। तो दिशा के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र आपको याद ही है, क्या है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, Q sin थीटा बटे में P + Q cos थीटा होता है। ये होता है tan अल्फा बराबर Q sin थीटा बटे में P + Q cos थीटा। मान रख दो, Q का मान आपने लेमड़ा माना है, ये हो गया sin 120 डिग्री, नीचे P का मान कितना, लेमड़ा, Q और cos 120 डिग्री, ठीक है। देखिए sin 120 का मान पता होना चाहिए, sin 120 का मान होता है √3/2। sin 120 का मान कितना होता है, √3/2। क्लियर? ठीक है, sin 120 हो गया। नीचे लेमड़ा, cos 120 का मान अभी आपने देखा ही था, कितना था,
माइनस का 1/2 था, यानी मैं इसको माइनस का λ/2 बोल सकता हूँ। अब बताओ लैम्बडा में से λ/2 गया तो क्या बचेगा भाई, लैम्बडा में से λ/2 गया, यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 लैम्बडा बचेगा। क्या बचेगा, 1/2 लैम्बडा। अब जो काटता है उसे काटिए, जो कट रहा है उसे काटें। तो देखिए लैम्बडा से लैम्बडा कट गया है ना, ये कट गया, 2 से 2 कट गया। क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा tan अल्फा बराबर √3। हमारे पास क्या बचा, tan अल्फा बराबर √3। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ये आ गया tan अल्फा बराबर √3। अब आपको ये ध्यान देना है कि √3 tan में कब होता है, तो हम जानते हैं tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। तो मेरे पास अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होना। tan जो 30 होता है उसका मान होता है 1/√3, और जो tan 60 होता है उसका मान होता है √3। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेरे पास अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। प्रश्न में कितना था, थीटा 120 डिग्री था। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस कोण को आधा करता हुआ जाएगा, अर्धक से गुजरेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे आप हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर दो समान बल हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, परिणामी की दिशा क्या होती है, तो उन दोनों कोणों का अर्धक होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं और वहाँ देखते हैं यही चीज़ आती है क्या अपने पास। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, ये रहा कि दो समान बल परस्पर 60 डिग्री पर हैं, कार्यरत हैं। कितने डिग्री पे हैं, इस पर कोण बदल दिया मैंने, 60 डिग्री। बल वही है, दो समान बल ही हैं। ठीक है, कितने पे हैं, 60 डिग्री पे कार्यरत हैं। तो इनका परिणामी बल और हमें क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। परिणामी बल और दिशा ज्ञात करनी है, तो कर ले। चलिए सूत्र आपको पता ही है, सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए मैंने P और Q दोनों को क्या मान लिया, लैम्बडा मान लिया। थीटा कितना दिया गया है, तो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कुछ मानों की जरूरत पड़ेगी, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो कोस 60 की जरूरत पड़ेगी। कोस 60 का मान होता है 1/2। बाद में चलूँगा आगे तो मुझे साइन 60 की भी आवश्यकता पड़ेगी। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं r निकालूँ, r का सूत्र रख दो। r का सूत्र है बच्चों आपका p² + q² + 2pq कोस थीटा। यही होता है फॉर्मूला, मान रख दो। p का मान लैम्बडा, q का मान लैम्बडा, अभी जैसा किया था सेम वैसा के वैसा ही। तो ये हो जाएगा आपका λ², इधर से भी λ², 2 लैम्बडा और कोस थीटा। थीटा की जगह कितना है इस बार आपका, इस पर 60 डिग्री है। ठीक है, कोस 60 है। अब देखिए λ² + λ² कितना हो गया, 2 λ² हो गया, और ये भी क्या हो गया, 2 λ² और कोस 60 का मान रख देंगे। तो मेरे पास r आ गया 2 λ² + 2 λ² और कोस 60 का मान मैंने बताया था अभी आपको कितना, 1/2। कटता है क्या, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 2 λ² + λ², यानी 2 λ² और λ² को जोड़ूंगा कितना होगा, 3 λ² होगा। हटा लीजिए, किसको, हम किसको हटा लें, वर्गमूल के निशान को हटाएं, अंडर रूट को हटाएंगे तो 3 पे तो लग जाएगा, और ये आ गया √3 लैम्बडा। लैम्बडा किसके बराबर था याद करो, तो आपको ध्यान है लैम्बडा किसके बराबर था, P के बराबर था। यानी वो जो बल है ना उसका कितना गुना आ गया इस बार, √3 गुना आ गया। जो बल है उसका क्या हुआ, √3 गुना हो गया। एक बात अपने क्लियर हो गई कि ऐसा कतई नहीं है कि दो समान बल है तो उनका परिणामी भी समान आएगा। वो किस पे डिपेंड करता है, उनके बीच के कोण पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, बीच के कोण पे। चलिए इसकी दिशा भी निकाल लें, हमसे दिशा भी पूछा था तो दिशा भी निकाल लेते हैं। दिशा का हम क्या करें, सूत्र रख दें। दिशा का सूत्र आपको पता ही है, tan अल्फा बराबर होता है Q sin थीटा बटे में क्या था, P + Q कोस थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों अच्छी तरह याद कर लेना, न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। ठीक है, Q का मान क्या है, लैम्बडा। थीटा भी बताया था आपको, प्रश्न में दिया हुआ है, थीटा कितना है 60 डिग्री। फिर P का मान रख दो, इधर से Q का मान रख दो और कोस 60 डिग्री।
अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, कॉमन लेके आप इसको हल कर सकते हो। ये तो हो गया मेरा √3/2 लेमड़ा। नीचे देखो लेमड़ा प्लस लेमड़ा बाई 2 करूंगा, 1 और आधा जोड़ूंगा, कितना होगा 1.5 हो जाएगा ना, 1 और आधा यानी 3/2 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो गया मेरे पास 3/2 लेमड़ा हो गया। नीचे क्या हो गया 3/2 लेमड़ा। अब जो कटते हैं उनको काट दीजिए। तो काटने के बाद जो आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है, देखिए क्या आएगा। जो कटते हैं उसको हम काटे हैं तो हमारे पास देखिए लेमड़ा कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा √3/3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ ना। √3 को √3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3 ही आएगा। तो ये √3 से क्या हो गया √3 कट गया, √3 से √3 कट गया। तो ये जो मेरा tan अल्फा चल रहा है ना, tan अल्फा किसके बराबर आ गया 1/√3 के बराबर आ गया। ये tan अल्फा क्या हुआ 1/√3 के बराबर आ गया। अब बताओ कब होता है ये, अल्फा का मान कितना हो जाएगा। मैंने बताया था tan 30 का मान होता है 1/√3। तो अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ भी आपने क्या देखा, उन दोनों कोणों को अर्धक कर गया ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आगे पढ़ने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।